जालिम बहू। प्रेम सागर जी की आंसुओं से भरी आंखें लिए हुए अपने कमरे में बैठे हुए थे और लगातार अपने कमरे की दीवार पर लगी अपनी पत्नी की तस्वीर को एकटक देखे जा रहे थे और अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए सुहाने पलों को याद कर रहे थे। उनकी आंखों से लगातार बेशकीमती आंसुओं की धारा बहे जा रही थी। पत्नी के मृत्यु के बाद प्रेम सागर जी ने अपना जीवन जैसे बहुत बड़ा बोझ लगने लगा था। आज सुबह से ही प्रेम सागर जी की तबीयत बहुत ही खराब थी। उनके पेट में अचानक से दर्द शुरू हुआ और उन्हें उल्टियाँ होनी शुरू हो गई। शायद रात का बचा हुआ बासी खाना खाने के कारण उन्हें एसिडिटी हो गई थी। आज उनका बेटा दीपक जल्दी ऑफिस चला गया था। प्रेम सागर जी ने अपने बहू को कहा, बहू जरा दीपक बेटे को फ़ोन लगाकर घर बुला लो, मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही है। शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। प्रेम सागर जी के इतना कहने की ही देरी थी कि उनकी बहू सुमन तो जैसे उन पर चिल्लाने को तैयार थी। सुमन चिल्ला के बोली, बाबूजी, आपको तो और कुछ काम है ही नहीं सिवाय मेरे पति के खर्चे को बढ़ाने के। ऑफिस गए हैं वो, और आपके लिए ऑफिस छोड़कर तो आ नहीं सकते ना। कितनी बार कहा है जितना खाना बचे उतना ही खाया करो। खाने में तो आप किसी चीज़ का परहेज करते नहीं, सारा दिन मुंह चलता रहता है आपका। बुढ़ापे में जीभ पर काबू नहीं रखोगे तो उल्टियाँ ही करोगे। अपनी बहू की जली कटी बातें सुनकर प्रेम सागर जी चुपचाप वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गए। बैठे बैठे उन्हें याद आया कि जब भी उनका पेट खराब होता था या कभी उन्हें उल्टियाँ हुआ करती थी तो उनकी पत्नी राधिका उन्हें नींबू और पानी में काला नमक का शरबत बनाकर दिया करती थी, जिन्हें पीकर उन्हें तुरंत राहत मिल जाया करता था। शरबत बनाने के लिए प्रेम सागर जी ने अपनी पोती सपना को आवाज़ दी और थोड़ा सा नींबू पानी बनाने के लिए कहा। प्रेम सागर जी की पोती सपना अपने दादाजी के लिए नींबू पानी बनाया और अपने दादाजी को लाकर दिया। पानी पीकर जैसे ही गिलास रखने के लिए प्रेम सागर जी गए तो कमजोरी के कारण हाथ कांपे और उनसे पानी का गिलास छूटकर नीचे गिर गया और वह टूट गया। जैसे ही प्रेम सागर जी की बहू ने गिलास टूटने की आवाज़ सुनी, वह दौड़ी दौड़ी रसोई घर में आई। अब तो बाबूजी की खैर ना थी। सुमन ने बाबूजी पर तानों की बौछार कर दी। जानते हैं कितना महंगा गिलास था, आप तो कमाते हैं नहीं, वगैरह वगैरह। उसका एक एक शब्द बाबूजी के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। अब दोपहर के 3 बजने को आए थे और उल्टियों की वजह से बाबूजी का पेट बिल्कुल खाली हो गया था और उन्हें बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, लेकिन बहू से कहने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो खुद ही उठे और रसोई में अपने लिए खाना पकाने लगे। खाना लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़े ही थे कि उनकी बहू सुमन ने रास्ते में ही उन्हें टोका और बोली, यह क्या बाबूजी, अभी तो आपको उल्टियाँ हो रही थी और इतने जल्दी आपको भूख भी लग गई। आपको दिख नहीं रहा कि आपकी उल्टियों की वजह से ही कितनी गंदगी फैली हुई है पूरे घर में। जाइए और पहले वह गंदगी साफ कीजिए। यह कहते हुए सुमन ने बाबूजी के हाथ से खाने की प्लेट छीन ली। भूख प्यास से तड़पते हुए प्रेम सागर जी केवल बहू की तरफ देखे ही जा रहे थे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन प्रेम सागर जी के मुंह में रोटी का एक निवाला तक ना गया। शाम को जब उनका बेटा दीपक ऑफिस से घर आया तो उसने पूछा, बाबूजी क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। प्रेम सागर जी ने अपने बेटे को अपना हाल सुनाया तो दीपक बोला, तो आप मुझे बताते, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता। बेटा, वो बहू कह रही थी कि जैसे ही प्रेम सागर जी कुछ बोलने के हुए तभी उनकी बहू सुमन उनकी तरफ देखकर घूरने लगी। प्रेम सागर जी वहीं चुप हो गए। बाबूजी, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए ना, क्या बोलना चाहते थे। दीपक ने अपने बाबूजी से जानना चाहा। बेटा, मैं कह रहा था कि मेरी दवाई ख़त्म हो गई है,
जब तुम कल शाम को ऑफिस से आना तो मेरी दवाई लेते आना। दीपक बोला, अरे बाबूजी, आपकी दवाई तो मैं 2 दिन पहले ही लेकर आ चुका हूँ। मैंने सुमन को दे दी थी। सुमन, तुमने बाबूजी की दवाई क्यों नहीं दी? दीपक ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हुए कहा। सुमन दौड़कर आई और बोली, मैं वो काम में भूल गई थी, अभी लेकर आती हूँ। बाबूजी ने मुझसे तो पूछा ही नहीं। अगले दिन सुबह दीपक उठा तो उसने देखा कि रसोई में बाबूजी बर्तन धो रहे हैं। दीपक ने कहा, बाबूजी ये क्या कर रहे हैं आप? तो बाबूजी बोले, अरे दिल बहलाने के लिए थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ। जब दीपक तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया तो सुमन बाबूजी से बोली, अच्छा तो दवाइयाँ ना मिलने पर आप मेरी उनसे शिकायत कर रहे थे और आज उनके सामने ही बर्तन धोने शुरू हो गए। थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते थे? दिखाना ज़रूरी था कि मैं आपसे घर का काम करवाती हूँ। तो ठीक है, आपकी आज भी खाने से छुट्टी। यह सुनकर प्रेम सागर जी बहू के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे और बोले, बहू 2 दिन हो गए मुझे खाना खाए हुए, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है, खाने के लिए 2 रोटी तो दे दो। यह कहते हुए प्रेम सागर जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। सुमन ने थोड़ी सी दया दिखाते हुए प्रेम सागर जी को रात की बची बासी रोटी दे दी और साथ में उनके आगे चाय रखते हुए बोली, यह लो, आज तो आपको रोटी और चाय दे रही हूँ। आगे से आपने किसी से भी कोई शिकायत करने की कोशिश की तो अपना अंजाम सोच लेना। यह कहकर सुमन तैयार होकर अपनी किट्टी पार्टी में चली गई। प्रेम सागर जी अपनी पत्नी की तस्वीर को देखने लगे और कहने लगे, देख रही हो भाग्यवान, ऐसा खाना तो कोई किसी भिखारी को भी नहीं देता होगा। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हुए तकरीबन 8 महीने हो चुके थे और इन 8 महीनों में वही जानते थे कि उन्होंने एक एक सांस किस तरह से ली है। खैर 2 दिन के भूखे थे तो प्रेम सागर जी बासी रोटियों पर टूट पड़े। अगले दिन सुबह प्रेम सागर जी अपनी बेटे से बोले, अरे बेटा देखना, यह मेरा चश्मा टूट गया है, शाम को जब तुम ऑफिस से आना तो इसे ठीक करवाते आना। अरे बाबूजी, आपका चश्मा तो बिल्कुल बुरी तरह से टूटा हुआ है। यह कहते हुए दीपक ने अपनी पत्नी को सुमन को आवाज़ लगाई और कहा, आज बाबूजी को लेकर जाना और उनकी आँखों का भी टेस्ट करवा लेना और उनके लिए एक नया चश्मा भी बनवा लेना। सुमन ने दीपक के सामने आज्ञाकारी बीवी बनते हुए हाँ में गर्दन तो हिला दी, लेकिन दीपक के घर से बाहर जाते ही ज्वालामुखी की तरह अपने ससुर प्रेम सागर जी पर फट पड़ी। बाबूजी, आपको चैन नहीं आता क्या? रोज़ कोई ना कोई नया खर्चा लेकर बैठ जाते हो। अरे बहू, मुझे आंखों से कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने बेटे से कह दिया। वैसे तो तुम भी जानती हो कि मैं कोई फालतू का खर्चा नहीं करता हूँ। प्रेम सागर जी डरते डरते बोले, अच्छा कह तो ऐसे रहे हैं जैसे सारा दिन ऑफिस में बैठते हो और काम करते हो जिसके लिए आपको चश्मे की ज़रूरत है। सारा दिन तो आप घर में ही पड़े रहते हैं और रोटियां तोड़ रहे हैं। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर 2 वक्त की रोटी खानी है तो चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहिए। मैं तो परेशान हो गई हूँ आपसे। अगर रोज़ रोज़ यही चलता रहा तो देख लेना, एक दिन वृद्धाश्रम भेज दूँगी, फिर मुझे मत कहना। प्रेम सागर जी की पोती सपना अपनी माँ के मुंह से रोज़ रोज़ यह बातें सुन रही थी। वह माँ के पास आई और बोली, माँ, आप दादाजी के साथ इस तरह की बातें क्यों किया करती हैं? पापा के सामने तो आप उन्हें कुछ नहीं कहते। यह सुनते ही सुमन ने अपनी बेटी सपना के मुंह पर जोरदार से थप्पड़ जड़ दिया और बोली, किसने सिखाई तुमको ये बातें? खबरदार आज के बाद अपने दादाजी के पास बैठी तो। बहू की बातें सुनकर प्रेम सागर जी का कलेजा तो जैसे छलनी हो गया था। रोज़ रोज़ की इस जिल्लत भरी जिंदगी से प्रेम सागर जी की सहनशीलता जवाब देने लगी थी। वे अपने बेटे को सब कुछ बता देना चाहते थे, लेकिन
केवल एक ही बात सोचकर वह चुप रह जाते थे कि वे अपने घर में झगड़े का कारण नहीं बनना चाहते थे और बेटे बहू का परिवार नहीं तोड़ना चाहते थे। प्रेम सागर जी बहुत सोच विचार में डूब चुके थे। क्या करूं, किससे कहूं, इन सब बातों का जवाब वह नहीं ढूंढ पा रहे थे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने बेटे को सारी बातें बताई तो वह बहू को छोड़ेगा नहीं। एक दिन जब दीपक अपने ऑफिस चला गया और सपना अपने स्कूल चली गई तो सुमन भी तैयार होकर अपनी किटी पार्टी में निकल गई। प्रेम सागर जी बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने बिना किसी को बताए घर से चले गए। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। बहू के द्वारा कहा गया एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। सुमन जब वापस घर आई तो उसने देखा कि बाबूजी घर पर नहीं हैं। उसने सारे कमरे छान लिए, सब जगह देख लिया, लेकिन बाबूजी कहीं नहीं मिले और सोचने लगी, अरे आखिर बिना बताए कहाँ चले गए बाबूजी। आज आने दो घर उनको, आज उनकी खैर नहीं, ज़्यादा मनमानी करने लगे हैं, सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। अब देखते देखते शाम हो गई। अब सपना भी घर आ गई थी और दीपक के आने का भी समय हो रहा था, लेकिन प्रेम सागर जी का अभी तक कोई अता पता नहीं था। और उधर सुमन डर के मारे कांप रही थी, क्योंकि दीपक तो आते ही बाबूजी से मिलने उनके कमरे में जाते थे। दीपक के सवालों का जवाब क्या दूंगी, कहाँ चले गए, क्यों चले गए, क्या बात हुई थी, यह सब पूछेंगे तो क्या बताऊंगी। यह सोच सोच कर सुमन के पसीने छूटते जा रहे थे। आखिर बाबूजी की जिम्मेदारी तो दीपक ने उसे ही दी थी। दीपक सुमन पर पूरा विश्वास करता था और सुमन भी दीपक के सामने बाबूजी का ख्याल रखने का ढोंग करती थी, लेकिन उसे सुमन की असलियत का पता नहीं था। पर आज सुमन की सारी पोल खुलने वाली थी। कुछ देर बाद जब दीपक ऑफिस से अपने घर आया तो वह बाबूजी के कमरे में गया और बाबूजी के ना मिलने पर वह अपनी पत्नी सुमन से उनके बारे में पूछा। सुमन कांपते हुए बोली, वो आज बाबूजी पता नहीं सुबह से ही कहाँ चले गए। क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुम घर पर नहीं थी? नहीं, मैं वो किटी पार्टी में गई थी। दीपक गुस्से से लाल हो गया। तुम और तुम्हारी किट्टी पार्टी, अगर मेरे बाबूजी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमसे तो मैं बाद में निपट लूँगा। यह कहते हुए दीपक बाबूजी को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा। दीपक ने बाबूजी को आस पड़ोस में खोजा। जैसे ही पड़ोसियों को पता चला कि बाबूजी अपना घर छोड़कर निकल गए हैं तो उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा। उन्होंने दीपक के सामने सुमन की सारी पोल खोल दी कि कैसे सुमन बाबूजी से काम करवाती थी और बर्तन साफ करवाती थी और बदले में उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी ना देती थी। यह सुनकर दीपक पर तो जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा। उसे वो पल याद आने लगे जब बाबूजी उससे कुछ कहना चाहते थे पर कहते कहते बीच में रुक जाते थे। शायद सुमन के डर के कारण बाबूजी कुछ बोल ना पाते थे। कितना अनजान और कितना लापरवाह था मैं, जो मैंने सुमन पर आंख बंद करके विश्वास किया और अपने बाबूजी की भावनाओं को समझ ना सका। यह सब कहते हुए दीपक रोने लगा और अपने बाबूजी की खोज में इधर उधर दौड़ने लगा। अचानक उसे ख्याल आता है कि बाबूजी अपने गांव जाने के लिए निकले होंगे और वो हो ना हो वह रेलवे स्टेशन पर ही मिलेंगे। दीपक दौड़ते दौड़ते रेलवे स्टेशन तक पहुंचा, लेकिन वहां जाकर भी उसे बाबूजी कहीं न दिखे। वह थक हार कर प्लेटफार्म पर बैठ गया। तभी अचानक सामने देखा कि बाबूजी भी प्लेटफार्म पर बैठे हुए थे और लगातार रोए जा रहे थे। अपने बाबूजी को रोता देखकर दीपक को अपने दिल पर 100 छुरियां चलने के बराबर दर्द महसूस हुआ। जो बाबूजी कभी आत्म स्वाभिमान के साथ रहा करते थे वह आज मेरे कारण इस अवस्था में पहुंच गए हैं। दीपक दौड़कर अपने बाबूजी के पास पहुंचा और बाबूजी को देखकर उनको गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। बेटे को इस तरह रोते हुए देख प्रेम सागर जी भी अपने आप को संभाल ना पाए
और अपने दिल की सारी बातें बेटे के आगे उन्होंने खाली कर दिया। पिताजी, मैं सब जान गया हूँ कि सुमन ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, आप पर कितना अत्याचार किया है उसने, लेकिन आप आज तक चुप क्यों थे यह भी मैं जान गया हूँ। आज तक जो हुआ सो हुआ, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। सुमन ने आपको जो घाव दिए हैं उसे एक एक घाव का हिसाब तो उसे देना ही पड़ेगा। पिताजी, अब आप मेरे साथ घर चलिए। दीपक अपने बाबूजी का हाथ पकड़कर घर की तरफ ले जाने के लगा तो प्रेम सागर जी ने घर जाने से मना कर दिया। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे और बहू के बीच झगड़े का कारण नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, पर मैं घर वापस नहीं जाऊँगा। दीपक किसी तरह बाबूजी को मनाकर घर वापस लेकर आया। घर आते ही सुमन को देखकर दीपक का खून खौल उठा। दीपक ने सुमन से कोई सवाल नहीं किया, ना ही उसे कुछ बोलने का मौका दिया। आते ही उसके मुंह पर 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। आज ये नज़ारा उनके पड़ोसी भी देख रहे थे, पर किसी ने आकर दीपक को नहीं रोका। दीपक का गुस्सा देखकर सुमन के तो होश उड़ गए थे। उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया था और वह आज सुमन को नहीं छोड़ने वाला, यह साफ नजर आ रहा था। जलील औरत, मैंने तो तुझ पर विश्वास किया था, अपने बाबूजी को तेरे हवाले छोड़ा था और तूने मेरे विश्वास का गलत फायदा उठाया। मैं तो यही सोचता था कि मेरे बाबूजी घर पर रहकर बहुत खुश हैं, लेकिन नहीं, तुमने तो उनका जीना बदतर कर दिया और मेरे सामने उनका ख्याल रखने का ढोंग कर दी थी। जितना दुख तुमने मेरे बाबूजी को दिया है उसे तो मैं ब्याज समेत तुझे वापस दूंगा ही। तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। दीपक ने सुमन को मायके में फ़ोन लगाया और उसकी माँ को बोला कि आज से मैं आपकी बेटी के सारे रिश्ते ख़त्म करना चाहता हूँ। आइए और अपनी बेटी को लेके जाइए, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ, मेरी बेटी सपना मेरे साथ ही रहेगी। तलाक का नोटिस मैं आपके घर पहुँचा दूँगा। दीपक ने जो किया वह देखकर सुमन हक्की की बक्की रह गई। प्रेम सागर जी बोले, बेटा गुस्सा शांत करो और मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरी जगह से, मेरी वजह से अपनी पत्नी से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। अब तुम पति ही पत्नी नहीं बल्कि माँ बाप भी हो। सोचो तुम्हारी बेटी पर क्या गुजरेगी। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूँगा। नहीं बाबूजी, यह घर मुझसे पहले आपका है। इस घर के मालिक आप हो और यह घर आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई घर छोड़कर जाएगा तो वो सुमन होगी। मुझे अपने पिता की ज़रूरत है, उसे अपने ससुर की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वह घर छोड़कर जा सकती है। यह कहकर दीपक ने सुमन के कपड़े बैग में पैक करने शुरू कर दिए। सुमन ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बाबूजी के पैरों में गिर पड़ी और दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। बाबूजी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। यह भी नहीं सोचा कि माँ के जाने के बाद आप पर कितना क्या बीता होगा और आप कितना अकेला महसूस करते होंगे। आज मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आज सुमन उन्हीं बाबूजी के से अपने किए कर्मों की माफ़ी मांग रही थी जिनके साथ कभी नौकरों की तरह व्यवहार किया करते थे। प्रेम सागर जी बहू से बोले, बहू, दीपक मेरा एक लौता बेटा है और मैं उसके जीवन में कभी दुख नहीं देखना चाहता। जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं अपने बेटे का घर टूटते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए मैंने तुझे माफ़ किया। देख निर्जल, मेरे बाबूजी का दिल कितना बड़ा है। तूने इन पर कितने जुल्म ढाए, फिर भी उन्होंने तुझे माफ़ कर दिया। उस दिन से बहू के व्यवहार में ज़मीन आसमान का परिवर्तन आ गया। अगले दिन सुमन बाबूजी के कमरे में आई और बोली, बाबूजी, आपकी चाय रखकर सुमन ने बाबूजी का आशीर्वाद लिया। आज बाबूजी अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने सुकून से बैठे थे और खूब सेवा करवा रहे थे। आज उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई थी। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद
आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वह सुकून की सांस ले पा रहे थे और यही दुआ कर रहे थे कि भगवान हर माता पिता को दीपक जैसी औलाद दे। दोस्तों, अगर हर बेटा हर घर में दीपक जैसा हो तो किसी भी माँ बाप को वृद्धाश्रम या किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यह कहानी आप अपने छोटे बड़े बेटे नाती पोते को एक बार ज़रूर सुनाएं। अगर आप लोगों को हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें दिल से सपोर्ट करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।